अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हन्नान। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल अब करीब आती जा रही है और रबीउल अव्वल का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। रहमतों और बरकतों के महीनों में बहुत सारी दुआएं मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से मांगी जाती हैं और वो दुआएं कबूल भी होती हैं। और इस महीने के स्टार्ट होते ही हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला कोरोना जैसी मर्ज से तमाम आलम इस्लाम और इस दुनिया को निजात दे और जल्द अज जल्द दुनिया जो है वो अपनी रूटीन की तरफ आना शुरू हो जाए। तो इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए, रबीउल अव्वल का महीना आया और ठंडी रातें और सर्द दिन आने की तरफ मौसम जो है वो आना शुरू हो गया है। और रबीउल अव्वल के आते ही रात के औकात में अब यूं महसूस होता है जैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी अपनी आगोश में इस शहर को ले रहा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके आने के महीने की ये बरकत है, ये सादत है। ये कह सकते हैं आप कि मौसम जो है अब तब्दील होना शुरू हो गया है। और आज का मौसम कैसा होगा देखते हैं टुडेज वेदर में। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं आज का मौसम कैसा होगा। रमजान, बताइएगा, शहर फैसलाबाद सर्दी अपनी कब तक आगोश में लेगा? हनान, रात का वक्त हो और दर्जा हरारत कम हो, खुनकी महसूस हो, तो रात का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो जाता है। लेकिन दिन भर में भी मौसम जो है वो इस वक्त खासा बेहतर है, खुशगवार सही। इसके साथ साथ जूं ही सूरज मियाँ अपना गर्म मुखड़ा शहरियों की तरफ करते हैं, उसके बाद गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन सुबह के वक्त अगर हल्की हवाएं हों और सूरज की कड़क किरणें भी मौजूद हों तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहता है। दोपहर में भी शहरी जो हैं वो गर्म किरणों के भी बायस पसीने से शराबूर नहीं होते, जिस वजह से फैसलाबाद का मौसम दिन भर में भी जो है वो बेहतर हो रहा है और रात में भी दर्जा हरारत जो है उसमें कमी वाक़ई हो रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में मजीद दर्जा हरारत कम होगा। इसके साथ साथ मौसम में रानाई बढ़ेगी और जो गर्मी की शिद्दत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। और ये भी महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो सुबह का मौसम खासा ठंडा होने वाला है। इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है, जो कि बाद दोपहर मजीद इसमें जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा होगा। रात का दर्जा हरारत जो है उसमें वाज़े कमी महसूस हो रही है और रात के वक्त में जो है वो खुनकी भी आना शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हन्नान, आने वाले दिनों में अभी मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिस वजह से फिजा में स्मोक का खदशा भी मौजूद है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 60% के करीब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम कदरे कम गर्म और खुश्क रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप मौसम का अहवाल हमारे शहर का बता रहे थे और बजा फरमा रहे हैं आप कि आने वाले दिनों में स्मोक का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन इसके पेश नज़र हमें यह देखना चाहिए कि माहौलियाती आलूदगी से किस तरह से बचा जा सके। सियासी दर्जा हरारत की तरफ चलते हैं। मुल्क पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले गुजरांवाला का जलसा और गुज़श्ता रोज कराची के अंदर पावर शो पीडीएम की जानब से किया गया और अब यह भी सुनने में आ रहा है कि कैप्टन सफदर को जो कैप्टन सफदर उनको गिरफ्तार सिंध से कर लिया गया उनके रूम से। और इसके बाद सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का खतरा जो है शहर मुल्क पाकिस्तान में नजर आ रहा है। और ये कड़ी अगर पीडीएम की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी गुजरांवाला या कराची के बाद रुकने वाले नहीं, दीगर शहरों के अंदर भी इनके जानिब से जलसे किए जाएंगे। इल्जामात जो इनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं वो ये कि गवर्नमेंट ठीक तरीके से पाकिस्तान को रन करने में नाकाम रही है और इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों की शक्ल में अवाम के सामने है। गरीब आदमी परेशान है और किस तरह से अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करे ये उसे मालूम नहीं, क्योंकि जॉब उनके पास नहीं है, मुलाजमत उनके पास नहीं है, कारोबार चल नहीं रहे, बिजली महंगी होती चली जा रही है, गैस महंगी होती चली जा रही है, अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ रही है। आखिरकार गरीब अवाम जाए तो जनाब जाए कहाँ? इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है
हमारे साथ मौजूद है हदायत अली अंसारी साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे और अच्छे रिपोर्टर अब्दुल रहमान, जो कि सियासत के हवाले से गहरी नजर रखते हैं शहर फैसलाबाद पे। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं हदायत अली अंसारी की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से कुछ गुफ्तगू उनके साथ कर लेते हैं। जनाब, क्या कहेंगे आप? सियासी पावर शो जो है वो किया जा रहा है, पहले गुजरांवाला में और फिर कराची में, लेकिन कराची के अंदर यह देखने को मिला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के ऊपर ही मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा दी गई। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम और पूरे पाकिस्तान को जश्न ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद आपने पूछा है कि दर्जा हरारत इस वक्त आपको पता है कि पूरे अरूज पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो जलसा था वो पीडीएम के प्लेटफार्म पे था, लेकिन मेज़बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, वो गुजरांवाला में, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ज़्यादा है, आपको पता है। तो इसलिए इधर ज़्यादा जो पावर शो की है वो मुस्लिम लीग नून ने की है, दूसरी जमातों ने उसमें हिस्सा डाला है। लेकिन जनाब ये कहा जा रहा है कि गुजरांवाला के जलसे से बड़ा जलसा था कराची का। नहीं, कराची शहर भी तो बड़ा है ना। फैसलाबाद की ये आबादी आप चेक कर ले, गुजरांवाला की आबादी चेक करें, और कराची अकेले की 2 करोड़ की आबादी है। यहाँ पे उन्होंने पूरे पंजाब से लोग बुलाए थे गुजरांवाला में। नहीं, पंजाब में तो बुलाए थे, लेकिन वो गुजरांवाला शहर का जलसा था ना, ज्यादा तो लोग उधर के, इधर से तो हमारे जैसे जो कारकुन है वो ही गए थे ना। को खुद चला गया, को 2-4 दोस्त लेकर गया होगा, लेकिन उधर कराची का तो अपना शहर जो उसकी अपनी आबादी 2 करोड़ के लगभग है, आपको पता है। तो उधर तो इंसानों का समुंदर उमड़ आता है कोई भी फंक्शन हो। तो लेकिन ये अभी जो अवाम है वो महंगाई की वजह से और लाकानूनियत की वजह से और जैसे हालात इस गवर्नमेंट ने पैदा किए उसकी वजह से तो लोग वैसे ही इस गवर्नमेंट से उकताए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें कोई बुलाए और हम जाएं और जाकर इसमें अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल, हर एक की कोशिश है कि अब थोड़ा मुस्बत चेंज जो है वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। रहमान, कराची के जलसे की अगर बात करें, मुस्लिम लीग नून का झंडा पूरे क्राउड में शायद ही था कहीं मौजूद हो, क्या इसमें पॉपुलैरिटी ज्यादा वहां पे पीपल्स पार्टी की नजर आई, या फिर नून लीग की तरफ से भी तो बहुत सारे कारकुनान गए होंगे? क्या कहेंगे इस सवाल से? देखिए हनान, जो सिंध है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो वो कराची में भी उनकी सीटें मौजूद हैं। पीएमएलएन को सिंध में सीटें बहुत कम मिलती हैं, कराची में भी 1-8 सीट से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलती, और कभी भी इनकी जानब से सिंध में हुकूमत नहीं बनाई जा सकी। इसी वजह से इनका जो मेन वोट बैंक है वो सारा का सारा पंजाब में है, या इसके अलावा हज़ारा में अगर बाहर की बात की जाए दूसरे सूबों की। तो ये कराची या सिंध का जो है ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। इसी वजह से कराची और लाड़काना का नाम उन्होंने दिया है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत का इजहार करेंगे। फिर जो सिंध हुकूमत है उनकी, देखिए जब हुकूमत होती है तो फिर भी जो वो जलसे वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जब पंजाब में पीएमएलएन के जलसे मियां नवाज शरीफ कर रहे थे और इनकी फेडरल में और पंजाब में हुकूमत थी, तो वो बड़े तगड़े जलसे हो रहे थे। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पंजाब पुलिस की जानब से जो रुकावटें डाली गई गुजरांवाला जलसा में, वो कराची में तो नहीं डाली गई ना सिंध पुलिस की जानब से, क्योंकि वो तो कंट्रोल कर रहे हैं खुद, बल्कि वो समझ लें कि उनकी जानब से हमायत ही की गई होगी कि ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ड्यूटियाँ लगाई होती हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी जो एक हुकूमत का फ़र्क पड़ता है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी लंबी सियासत है, स्ट्रगल है, सिंध उनका हमेशा से गढ़ रहा है, कभी भी वहाँ से वो लूज़ नहीं की, और 2018 में भी लूज़ नहीं किया, जबकि पंजाब में पीएमएलएन ने लूज़ कर लिया। तो ये बड़े इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं। फिर जो गुजरांवाला, बेशक गुजरांवाला में पीएमएलएन ने स्वीप किया हुआ, ज़्यादा सीटें हैं पूरे डिवीज़न में, लेकिन ये भी देखना होगा कि वो जलसागाह की कैपेसिटी कितनी थी। सिर्फ 30,000 लोगों की कैपेसिटी थी और बाहर भी लोग मौजूद थे, और इसी वजह से, क्योंकि ये जो गुजरांवाला का जलसा था वो बेसिकली सिर्फ गुजरांवाला का जलसा था। अगर सराउंडिंग की बात की जाए तो समझ लें कि सिर्फ 10% लोग बाहर से आए होंगे, 90% वहाँ पर जो मौजूद थे पीएमएलएन के लोग, खुरम दस्तगीर या दूसरे लोग, या इवन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कमरुज़्ज़मान कायरा के साथ एक बड़ा काफिला आया था। तो ये बड़ा इम्पैक्ट। सफदर की गिरफ्तारी पे क्या कहेंगे आप अब्दुल रहमान? देखिए अनान, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मज़ार कायद पे देखिए, अब वो सियासी बंदे हैं, खुद सियासी बंदे थे ना, वो कोई मतलब औलिया अल्लाह का मज़ार तो है नहीं है, वो कोई ऐसा बुजुर्ग हस्ती का मज़ार तो है नहीं कि वहाँ पे जाके दुआएं मांगी जाए।
अब वहाँ पर जाके उन्होंने सियासी नारे ही लगाने हैं, क्योंकि उन्होंने सियासत से पाकिस्तान जो है वो हासिल किया, और तो कोई वजह नहीं थी ना, तो इसलिए ये समझ नहीं आती कि इस पे उन्होंने दफ़ा लगा दी, गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन देखें, जब सियासतदान गिरफ्तार होता है तो उसको उसकी गिरफ्तारी के मजीद पॉपुलैरिटी उसे जमानत हो जाएगी फौरी, लेकिन जो है एक वो कैश करवाएंगे। देखें जी, पीडीएम से हुकूमत बौखला गई, तो ये जैसे पहले लाहौर में जब तकरीर हुई थी तो गद्दारी का पर्चे हुए थे, तो वो खुद पीएमएलएन के लोग जेलों में जाके बैठ गए थे, जुबैर सरवर वगैरह, कि हमें जो है गिरफ्तार करें, लेकिन वो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि सबके नाम निकाल दिए सिवाय मियां नवाज शरीफ के। तो ये देखें, गवर्नमेंट की जानब से ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं जिससे उनकी बदहवासी ज़ाहिर होती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो वाक़ता नहीं बौखला गए हैं, क्योंकि ये जलसे करने से, नारे लगाने से अगर कुछ होता तो इमरान खान ने बड़े तगड़े जलसे किए थे। देखिए 86 में जब बेनज़ीर यहाँ पर पाकिस्तान में वापस आई थी तो बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा, लेकिन उसने जुनेजो जैसे कमज़ोर वज़ीर आज़म को ख़त्म नहीं किया था, वो ज़िया को खुद करना पड़ा। तो ये जलसे तो अपोजिशन का हक होता है, इन्होंने देखें अपनी सियासत में ज़िंदा रहना, सियासत चमकानी है, ये हुकूमत गिराने तो नहीं जा रहे। अब 20 जलसे, 40 जलसे, 100 जलसा हो जाए, हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? वहाँ पे तो असम्बली में मेजोरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो उन्हें पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना होगा, उस एंड से सोचना होगा। अब देखें, वो 2 दिन पहले वाली जो उनकी तकरीर है, वो कहीं से भी लग रहे थे कि वो इतनी बड़ी आबादी के जो है वो वज़ीर आज़म है, मतलब इस लेवल पे जाके तो चेयरमैन काउंसलर, तो सियासी जलसा लग रहा था किसी हल्के का। बिल्कुल, वो बड़े निचले लेवल का जो लीडर है, वो इस तरह से हाथ फेरता है। तनकीद भी जैसे की गई उनकी तरफ से कि वो एक तस्वीर दिखाई गई कि पाकिस्तान से जाने से पहले, और एक पाकिस्तान के वहाँ अमेरिका में बैठ के जो तकरीर की गई, तो इस पे आप क्या कहेंगे अब्दुर्रहमान? ये थोड़ा सा उन्हें देखना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानी। ये बात उन्हें उनके एडवाइजर नहीं समझा पा रहे। अब मसला ये है कि उनकी पार्टी में जगह, अब आप देखें, जब से पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई है, जलसे शुरू हुए हैं, जब से ऐलानात हुए हैं, बहुत कम सियासी लोग इन्हें आके डिफेंड कर रहे होंगे। मासवाई इनके जो एडवाइज़र इन्होंने रखे हुए हैं वो इन्हें डिफेंड कर रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं है। जो ही हुकूमत ख़त्म होने वाली हुई तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर छोड़ के इधर से चले जाना, उनका कोई स्टेक नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी इधर की नेशनलिटी भी नहीं है और वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो सियासी बंदे थे जिसमें इनकी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं, वो लोग कहाँ पे हैं? वो क्यों नहीं आके डिफेंड कर पा रहे हैं ना? ये देखने की बात है। सियासी लोगों का मुकाबला हमेशा सियासी लोग करते हैं। दूसरी जानब हमें सियासी लोग नज़र आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी असम्बली के मेंबर हैं, इसके अलावा जो एक पार्टी को रन कर रहे हैं, मरियम नवाज सीनियर नायब सदर हैं, पार्टी की मेन लीडर है। इसी तरह दूसरे लोग, मौलाना फजलुर रहमान हमेशा असम्बली का हिस्सा रहे, इस बार हार गए, एक पार्टी के सरबराह हैं, और उनका मुकाबला कौन कर रहा है? शहबाज गिल, जिसको कौन जानता है, जिसकी क्या हैसियत है, जिसका क्या हल्का है, उसको अगर इलेक्शन पे चेयरमैन पे नाज़म पे खड़ा करें, क्या वो जीत जाएगा? इतने वोट उसने कभी लिए हैं? और वो या इमरान खान को खुद आना पड़ा। वैसे ये आए किस चैनल के थ्रू? मतलब समझ नहीं आता। शहबाज गिल जो हैं उनको पॉपुलैरिटी ग्राफ भी काफ़ी ऊपर चला गया है, मतलब इलेक्शन से पहले देखा जाए इनको शायद ही कोई जानता हो। शहजाद अकबर, शहबाज गिल, इन जैसे जितने भी अब एडवाइज़र इमरान खान ने, मोईद यूसुफ, जो भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, बिलाशुबा उनको मिनिस्ट्रीज़ के लेवल पे जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को बताया जा रहा है, इनकी बात माननी। लेकिन अब मसला यहाँ पे आ जाएगा कि जो लोग मिनिस्टर हैं, राजा रियाज साहब चीख रहे हैं फैसलाबाद से, कोई पावर्स नहीं मिल रही उन्हें, उनके काम नहीं हो रहे, मैंने इस तंग आए पड़े हैं, शेख खुरम शहजाद हैं, इसके अलावा मियाँ फ़रख हबीब हैं। देखिए वो कहाँ पे हैं ये लोग, इनके मिनिस्टर कहाँ पे हैं जो इन्होंने बनाए थे? वो क्यों नहीं सामने आके बोल रहे? हफीज़ शेख जो है वज़ीर ख़जाना, वो क्यों नहीं आके बता रहे कि हमने जो माशी इस्तेहकाम के लिए हम क्या कर रहे हैं? दूसरी जो वज़ीर दाखिला हैं वो क्यों नहीं आके बता रहे कि अमन अमान के क्या मसाइल? आखिर वज़ीर आज़म को और सिर्फ एडवाइज़र को क्यों बोलना पड़ रहा है? जो दरमियान का गैप है, क्या वो लोग महसूस कर रहे हैं कोई आहट? क्या उन्हें कहीं से कोई इशारा हुआ है, या वो खुद से ही अपने घरों में चुप के बैठ गए हैं? इसके मुकाबले में देखें, अब 2014 का सीन जहन में लाएं, जब इन्होंने घेराव कर दिया था, तब असम्बली का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन की पूरी सपोर्ट की थी। तमाम सियासी लोग सामने आए थे और वो धरना अपनी मौत आप मर गया था। अब वो सियासी लोग कहाँ पे हैं? बार बार एक प्राइम मिनिस्टर को ही खुद से क्यों जवाब देना पड़ रहा है उनके जलसों का, या जो उनके एडवाइज़र हैं? उसके अलावा अगर एक और चीज़ देखें, शेख रशीद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता हिस्सा भी नहीं है, अपनी एक सियासी पार्टी की जो तांगा पार्टी है, एक ही सीट पे इलेक्शन लड़ के जीते हुए हैं, सामने आए, उनके भी मुकाबले हैं, उन्हें जेल में डाला गया था तब वो जीते। अब या वो बोल रहे हैं, चंद लोग
वो जिनकी हमेशा से मशकूक रहे हैं, जिनकी सियासी क्रेडिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है, वो लोग सामने आए हैं। जिनकी सियासी क्रेडिबिलिटी है, अरसे से सियासत में है, वो लोग मैदान से गायब हो गए हैं, जिससे कई चीज़ों के इशारे मिल रहे हैं कि शायद जो हुकूमत है उसको खतरात हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ हदायत अली अंसारी भी मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अंसारी साहब क्या कहेंगे आप, फैसलाबाद के अंदर कोई जलसा होगा पीडीएम का? नहीं अनार भाई, फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा नहीं रखा, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन रखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। पहले उसकी 6 तारीख थी, अभी मेरा ख्याल शायद दिसंबर में चलेगी, तो उसकी जगह का अभी डिसाइड कर रहे हैं। थोड़ी सी बात आपकी बात की थोड़ी सी तस्दीक करना, आपने पहले बोला कि कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हाजिरी बहुत कम थी या कोई झंडे वगैरह कम नजर आए थे, तो मैंने ये आपको कहना था कि मैं कल खुद देख रहा था मीडिया पे, आपके पूरे मीडिया ने ये दिखाया है कि जब मरियम साहबा हमारी लीडर जो हैं वो एयरपोर्ट से मज़ार कायद पे गई है तो तकरीबन उसको 4.5 घंटे लगे। लोगों ने वालाना इस्तकबाल किया उसका और उसने अपना पूरा पावर शो किया है। बाकी उधर जलसा क्योंकि गवर्नमेंट उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, अब जमातें उनकी है, उधर उनकी हुकूमत है, तो साफ ज़ाहिर है कि उनके ज़्यादा लोग आएंगे होंगे उधर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तो उधर वैसे ही वोटर कम है, लेकिन जितने वोटर थे वो सब मुतहरक थे। उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि मरियम वाकई एक दौर में गढ़ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो इससे पीडीएम के लिए मुंतखब क्यों नहीं किया गया? अगर पावर शो बड़ा किया जा सकता था यहाँ पे धोबीघाट ग्राउंड। आपकी बात सही है, लेकिन जब 11 जमातों का इत्तेहाद है तो वो तो साफदार है कि जो ऊपर की लीडरशिप है उन्होंने सोचना होगा ना। उन्होंने एक एक जलसा दिया है, खैबर पख्तूनख्वा को एक दिया है, बलोचिस्तान को 2 सिंध को दिए हैं और पंजाब को 3 दिए हैं। पंजाब में एक जलसा गुजरांवाला में हो गया, दूसरा अभी मुल्तान में है और तीसरा आखिरी जलसा जो होगा वो लाहौर में होगा। तो इसलिए फैसलाबाद में उन्होंने वर्कर कन्वेंशन रखा है। तो इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद में जो वर्कर कन्वेंशन होगा वो भी याद ताज़ा करेगा जलसों की। अच्छा। इधर भी जलसा हुआ है, मतलब इसमें मरियम नवाज साहिबा खुद आएंगी? हाँ, मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाएंगी, पूरी क़यादत आएगी इंशाल्लाह ताला, पूरी क़यादत आएगी। और फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा वर्कर कन्वेंशन होगा। ठीक है जी, अब्दुर्रहमान से बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कितने लोगों की आने की आमद का अंदिया दिया जा सकता है इनकी तरफ से? अनान, जो डिबेट चल रही है, कभी तो कह रहे हैं कि किसी बड़े हाल में कर लें, कभी कह रहे हैं धोबी घाट में कर लें, कई चीज़ें अभी ज़ेर बहस आएंगी। अभी एक बार जो तारीख भी तब्दील हो चुकी है, तो मज़ीद पहले जब तक तारीख फाइनल नहीं होगी तब तक इस पर कोई भी मीटिंग नहीं बैठेगी। देखिए, ये जो सूबाई सदर पंजाब है मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान साहब, या डिवीजनल सदर है हाजी अकरम अंसारी साहब, दोनों का ताल्लुक फैसलाबाद से है। तो जब तक उन दोनों को कोई कंसेंट नहीं मिलेगी कि कंफर्म डेट ये है, तारीख तब्दील भी हो सकती है, तब तक वो कोई भी मकाम जो है वो अनाउंस नहीं करेंगे। तब अनाउंस करेंगे कि जब उन्हें हतमी तौर पे पता चल जाएगा कि वाकई करना है। क्योंकि देखें, जो पहले जब इन्होंने पीडीएम की मूवमेंट शुरू की तो उससे पहले जो खतरात थे कि लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब मरियम नवाज़ को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे जलसे इन्हें करने का वक्त मिले, जितने हो गए, बाकी तो उनकी गिरफ्तारी के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये देखें, जिस तरह की तकारीर हुई हैं, जिस तरह से स्टैंड लिया गया है आर या पार का, तो ये अब हुकूमती क्रैकडाउन के लिए भी तो लीडरशिप तैयार है। कैप्टन सफदर को तो अभी छोटे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन जो मरियम नवाज़ हैं उनके मुकदमे जो है उनकी तो ज़मानत भी नहीं होगी, कई माह भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो इस सिलसिले में प्लानिंग इन्होंने बड़ी शॉर्ट टर्म की कर रहे हैं कि इतनी लंबी ना करें कि जितनी हम कर ही ना सकें। अब जिस तरह से ये जलसे किए जा रहे हैं, तो अगर मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, लाहौर का जलसा हो जाता है, लाड़काना का हो जाता, तो ये बहुत बड़े जो इम्पैक्ट इनका वो जाएगा। जैसे गुजरांवाला जलसा का गया, कराची का गया, फिर यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन किए जा रहे हैं। इससे पहले भी मरियम नवाज़ जब इलेक्शन से पहले वर्कर कन्वेंशन हुआ धोबी घाट में, तो ये बहुत बड़ा वो मतलब ये समझ लें कि सियासी जलसा ही है, उसे वर्कर कन्वेंशन का नाम दे दिया जाता है।
वो बड़ा तगड़ा जलसा हुआ था। या जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जरांवाला में आए थे, तो फैसलाबाद जब भी आए हैं, मियां शहबाज शरीफ इलेक्शन से कुछ दिन पहले आए तो वो इस्तियाना रोड पे इन्होंने करना पड़ा था क्योंकि यहाँ बारिशों की वजह से पानी था। तो ये बड़े अच्छा, बड़े कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा अब्दुल रहमान के वर्कर कन्वेंशन का नाम देके अगर इसे धोबी घाट में रख लिया जाता है तो पीडीएम से हटके ये मुस्लिम लीग नून का खालिस्तान जलसा बन जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पीएमएलएन की जानब से जितने भी पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन रखे गए हैं, ये पंजाब में अपनी ताकत जो है वो दिखाने के लिए रखे गए हैं, क्योंकि इन्हें जलसों के लिए तो इतने शहर नहीं मिले, तो उसके बाद जो अपनी ताकत है, क्योंकि ये जिस तरह से इन्होंने कहा है कि और फिर वो तकरीर जो रोक दी गई है उस हिसाब से भी तो फिर जो है इन्होंने देखना होगा। तकरीरें नवाज शरीफ साहब हो सकता है करना चाहें किसी किस्म की। बिल्कुल, ये इसके लिए इन्होंने अच्छा वैसे ये किया हुआ कि अब ये सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो सुन लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर तकरीरें ना भी चलें तो अब उतना जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ रहा जैसा 1 साल पहले या कुछ माह पहले पड़ रहा था। सोशल मीडिया पे भी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग देख रहे होते हैं। बिल्कुल, और व्यूवरशिप दिन ब दिन सोशल मीडिया की ज्यादा बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना दिखा के जो अपनी व्यूअरशिप है वो खुद से खराब कर रहा है। देखिए, जब मरियम नवाज राना सनाउल्लाह खान के घर पे आई थी तो तब मुकम्मल ब्लैकआउट था। हमारे चैनल ने खबरें नशर की 41 ने, उसके अलावा हमने देखा कि सारा ब्लैकआउट रहा है, किसी भी नेशनल टीवी ने कोई खबर नहीं दी। तो वो सारा का सारा सोशल मीडिया पे गया, जितनी भी तकरीरें हुई, तो उसका बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये मीडिया की जानब से जो अपनी रेटिंग है वो खुद से ही मुतासर की जाती है। वहाँ पे एक साबिक एमएनए और साबिक एमपीए के दरमियान लड़ाई भी हुई थी, शेख एजाज और एजाज बिरक के दरमियान। उस हवाले से क्या कहेंगे, वो मामला क्या था अब्दुल रहमान? हनान, ये मैंने तो मतलब सुनी सुनाई बात है, हाजी साहब ने तो वो ऊपर स्टेज पे देखा था। हाजी साहब, अच्छा, यानी कि शाहिद है हाजी साहब? नहीं, लड़ाई वगैरह कोई नहीं थी जनाब, जनातेदार थप्पड़ लगा। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। वो जब राना और मरियम साहबा ने आना था ना ऊपर, तो उन्होंने सिक्योरिटी यकदम ऊपर आई, तो उस जगह खाली की हुई थी उनके खड़े होने के लिए। तो शेख इजाज साहब पहले थे उधर के, इजाज बिरक साहब जब आए तो उन्होंने उस जगह पे आके खड़ा हो गए। उस शेख इजाज साहब ने उसको पीछे किया है कि यार आप पीछे हो जाएं। वो क्योंकि प्रोटोकॉल साहब से वो साहब का एमएनए थे, वो एमपीए थे, तो उन्होंने अपनी ये महसूस किया कि यार इसने मुझे गलत कहा, उसने उसको धक्का दिया। वो ऐसे महसूस हुआ जैसे एक दूसरे को थप्पड़ लगे, बाकी ऐसी बात नहीं थी। उसी वक्त बीच बचाव हो गया। यानी आप इस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि ना वहां पे थप्पड़ लगा? नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बहरहाल कुछ बात हुई थी, लेकिन वो आपके मीडिया को पता है सारा, जो आपके दोस्त वहां थे उनको भी पता है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बाद में फिर मामला सेटल डाउन कैसे? हाँ, सेटल डाउन हो गया था। कैसे हुआ? सुलह हो गई थी कि चलो ठीक है, बस किसने करवाई वो सुलह? क़यादत नहीं करवानी थी, और क़यादत में कौन था? फैसलाबाद के जितने भी साहबका एमएनए और मौजूदा एमएनए और साहबका एमपीए, मौजूदा एमपीए, ये सारे दोस्त मरियम बैठे नवाज थे। भी उस वक्त वहां पे मौजूद थी, मुझे लगा शायद उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं। उनको तो नहीं परवाह कोई, उनको तो इन्होंने बताया भी नहीं था ना उस वक्त। अच्छा, उन्होंने ये वाकया नहीं देखा? नहीं, उन्होंने नहीं देखा। उनके आने से पहले का वाकया, जब वो ऊपर आ रही थी सीढ़ियां चढ़ के। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि इत्तेहाद आपका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी आपका चैनल माशाल्लाह हर लम्हे की कवरेज कर रहा है, और फैसलाबाद में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो आपका चैनल है जो हर गरीब के घर में पहुंच रही है, आपकी एक्टिविटी। और इसके लिए मैं आपके चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया जनाब। और हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी गरीब आदमी के घर में, या मसलन हमारे जो छोटा तबका है उसको पता नहीं चलता, लेकिन ये सिर्फ 41 है जिसने हर रोटी पकाने वाली को, हांडी पकाने वाली औरत को, और जो बच्चे को अपना सबक याद करा रही है उसको भी पता है कि अभी आज क्या हो रहा है। बिल्कुल, आप ठीक ये कह रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है अवाम को, और इसके लिए हम उसका शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारी कोशिश होती है कि अवाम को हर खबर से आगाह जो है वो रखा जाए। हमारे शहर में क्या सूरत हाल चल रही है, इस चीज से हर घर के अंदर अपडेट्स जो हैं वो जानी चाहिए, और यही कोशिश होती है। और इसी कोशिश और विजन को लेके हम आगे चल रहे हैं, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसी तरह हमारी कामयाबियों का सफर जो है वो जारी और सारी रखे। अब इस हवाले से बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की अगर खास तौर पे बात की जाए, ये रिसेंटली जो आपको भी क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, ओहदों से बहुत सारे लोगों को नवाजा गया है, जहां पे बहुत सारे लोगों को ओहदे दिए जाते हैं, बहुत सारे रह भी जाते हैं, तो उनकी तरफ से तनकीद का फिर निशाना भी बनाया जाता है पार्टी को। क्या कहेंगे इस हवाले? हनान भाई, बात यह है कि एक ओहदा होता है तो एक आदमी को मिलना होता है ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक एजाज होता है
कि इंसान जिसके मुकद्दर में हो, इसके लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है, अपने आप को मनवाना पड़ता है कि मैं इस ओहदे के लायक हूँ, मुझे ये ओहदा दे दिया जाए। हमारी क़यादत ने जो हमको सौंपा ना फ़र्ज़, हम उसका शुक्रगुजार है, लेकिन हमको ये भी साथ बताया कि जो आपके हलके का MNA या MPA या टिकट होल्डर, ये उसकी सवाबदीद है कि आपने उनसे कोऑपरेट करना है, कि उनसे नाम लेने हैं, वो आप जिसको मुनासिब समझेंगे वो आपको नाम दे देंगे। PP के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, जो भी है ना, वो आपका जो टिकट होल्डर है उसकी जिम्मेदारी है, या जो MNA है या MP है या उस सीट से आ रहा हुआ टिकट होल्डर है, ये उसकी है। हमने तो उसमें अपना हिस्सा डालना है कि आया कि MNA साहब ने या टिकट होल्डर ने ये जो नाम दिए हैं, ये वाकई मुस्लिम लीग नून के हैं, ये वाकई इंसान जो जिसका नाम इसने दिया है ये वर्कर है और वाकई ये इस काबिल है। जो तो इस काबिल है उस पर तो कोई इतराज़ नहीं है, ना मुझे है ना किसी को है। तो जो नहीं है उसके लिए हमने उनको तजवीज़ दे दी है कि ये इस आदमी की बजाय ये आदमी आप रख रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हमने तो अपने नाम 38 हल्के हमारे पास थे कौमी और सूबाई के, जिस पे हमने करनी थी तंजीम साजी, तो उसमें से हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से 35 हल्के क्लियर करके भेज दिए अपनी क़यादत को लाहौर। पहले ये प्रोग्राम था कि मेरा ख्याल को 10-12 तारीख को उनका नोटिफिकेशन होने थे। नोटिफिकेशन तमाम जो हो रहे हैं ना वो लाहौर से हो रहे हैं, इधर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। तो हमारी क़यादत जो है राना सनाउल्लाह साहब हमारे पंजाब के सदर हैं, तो लोगारी साहब हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके दस्तखतों से जो भी होगा नोटिफिकेशन जारी वो उधर से हो जाएगा। फिर ये 16 नवंबर का जलसा आ गया 16 अक्टूबर का गुजरांवाला में, तो इसके बाद ये पेंडिंग हो गया। पहले कह रहे थे कि शायद 20 या 25 तारीख को, अभी इस पर काफ़ी मतलब डिसाइड हो रहा है कि जल्दी से जल्दी, ताकि जो बकाया ओहदे हैं ना वो भी, हमारा जो प्लान है वो यही है कि हर हल्के में PP के हल्के में एक अगर 20 यूनियन काउंसिल है तो हर यूनियन काउंसिल को एक 100 बंदे का टारगेट दिया है हमने कि आपने 100 बंदा अवेलेबल करना है जो कि खालिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हो और काम करना चाहता है। हर पार्टी की ये कोशिश होती है उसका जो अहम वर्कर है ओहदों पे, ताकि कल को अगर पार्टी को जरूरत पड़ती है कारकुनों की तो हर यूनियन काउंसिल से अगर एक आदमी भी जाएगा तो एक MP बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी गुफ्तगू को मजीद बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, आबद शेर अली के हवाले से क्या कहेंगे आप? मंजर आम से गायब नजर आते हैं काफ़ी अरसे से। देखिए अनान, ये बात बड़ी डिस्कस की जाती है कि जिस तरह से मतलब बाकी मियां अब्दुल मनान साहब हैं या हाजी अकरम अंसारी मैदान में मौजूद हैं, MPs जो हार गए हैं अगर वो भी मौजूद है, लेकिन जो आबद शेर अली है वो जब इलेक्शन हारा तो उसके कुछ देर बाद जब ज़िमनी इंतखाबात में भी उन्हें टिकट नहीं मिली कहीं से तो वो बाहर चले गए, उसके बाद वापस आने का नाम नहीं ले रहे। अब इसमें ये कहा जाता है कि उन्हें डर है कि वो जेल में डाल दिया जाएगा और वो जेल से डर के भाग गए। कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन बहरहाल ये हल्का खाली छोड़ना उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती है। अब देखें, हल्के में मौजूद रहना जो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हारने वाला बंदा कुछ कर नहीं सकता तो वो एटलीस्ट लोगों की जो शादियां हैं, फोतगियां हैं, वहाँ पर तो जा सकता है, वहाँ पर अफसोस कर सकता है, खुशी का इजहार कर सकता है, खुशी गमी में शरीक रहता है। अब उन्होंने पूरा हल्का आज़ाद छोड़ा हुआ है कि जो उनके लोग देखें वो सिर्फ 1000-1200 वोट से आ रहे थे, 1 लाख से ज़ायद वोट जो उन्हें मिला। अब वो वोटर्स हैं, उनके भी मसले होते हैं, उनकी भी खुशी गमियाँ होती हैं, उनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, तो अब उनको नज़रअंदाज करके जो बाहर चले जाना ये उनकी जो सियासत को बड़ा जो है वो दचका देगा। उन्हें शायद समझ नहीं आ रही कि अब लोग वो पहले जैसे नहीं रहे कि जो टिकट पे आप चले जाते हैं तो जीत जाते हैं। अगर आपकी हवा बन गई, वो 3 बार यहाँ से MNA रहे हैं, मुशर्रफ दौर में भी रहे, 2008 में भी रहे, 2013 में भी रहे, तो इस तरह से 15 साल बाद अचानक से हल्का छोड़कर चले जाना, और ये लंबी मुद्दत हो चुकी है। कोई भी उनसे पूछता है कब वापसी होगी तो वो हर एक को यही कहते हैं अगले महीने में आ रहा हूँ वापस। तो इस बात को भी 1.5 साल गुजर चुका है। तो ये एक बड़ा जो है वो जेन्युइन मसला, आप यकीन करें। ये तो मियां फ़रख हबीब जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रेलवे हैं, अब उनके लिए स्पेस है पूरी हल्के में, खुला मैदान है कि वो जहाँ चाहें फतह करें, जहाँ चाहें जाएं, जो चाहें करें। अब इसके बावजूद भी अगर वो नहीं कुछ कर पाते तो ये उनके एंड पे मसला होगा
लेकिन ये उनके लिए अपनी सियासत को जिंदा रखने का बड़ा अहसन मौका है कि जब उनका मुखालफ उम्मीदवार बिल्कुल ही मैदान में मौजूद नहीं है। चौधरी शेर अली बूढ़े हो चुके हैं, 80+ जो है वो इनकी एज है, अहम ओहदों पर रह चुके हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी देखें उम्र का तकाजा होता है। अब उस तरह से वो एक्टिव नहीं रह सकते जैसे वो पहले बिल्कुल। तो ये अबद शेर अली की बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपने लोगों का साथ देते, उधर मौजूद रहते। जिस तरह से सूरत हाल बदल रही है, ये फैसलाबाद में जो 2 दड़े थे, ये अबद शेर अली की बाहर जाने की वजह से या यहाँ मौजूद रहते हुए जो उन्होंने अदम दिलचस्पी, उसकी वजह से एक ही दड़ा अब रह चुका है यहाँ पर राना सनाउल्लाह खान। दड़ा वो तो खत्म होने की कगार पे, बल्कि खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखिए ना, और राना सनाउल्लाह जब से जेल से बाहर आए हैं पहले से ज्यादा बड़े लीडर बनते नजर आ रहे हैं। भाई देखिए, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, पार्टी को हमेशा टाइम दिया है, अपनी सपोर्ट दी है, तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके अलावा जब मौका आया तो उन्होंने जेल भी भुगती, और वो भी ऐसे केस में कि जहां पर वापसी के इम्कानात कम ही होते हैं। सबसे सख्त केस उन पे डाला गया। ये कोई सियासी केस तो था नहीं कि 6 माह बाद जमानत हो जाती, वही मंशियात का केस है, इसमें उम्र कैद या जो है वो फांसी भी हो सकती थी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल था पार्टी के लिए भी, क्योंकि पार्टी ने भी उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की, क्योंकि तब पार्टी के अपने लोगों पे बुरा वक्त था। तो ये बहरहाल उनकी जो है वो सपोर्ट या जो उनकी खर्च है या जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए सर्व किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो ये पार्टी ने उन्हें अहम ओहदा दिया है पंजाब का सबसे अहम। फिर जिस तरह से उनकी कदर की जाती है, देखिए फेडरल में कितने मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह खान ही हमें मरीम नवाज़ या मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नजर आते हैं। बाकी जो टीम है वो उनसे दूर चली गई है। ये टॉप के 2 बंदे जो है वो बन चुके हैं, और ये दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया, जेलें भुगती हैं, दोनों ही पार्टी की सतह पे हमें फ्रंट फुट पे खेलते नजर आते हैं। तो ये देखिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी आइडियालॉजी हो, लेकिन जब अहम ओहदों पे रहें या आपने वजारतें इंजॉय की हूँ, तो उसके बाद जब पार्टी पे बुरा वक्त आता है तो तब वहाँ पे स्टैंड लेना बनता है, तब वहाँ पर पार्टी को सपोर्ट करना बनता है। अच्छे वक्त में तो देखिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे वक्त में तो जब तंजीम साजी करनी है वो तो हज़ारों लोग खुद से आ जाते हैं कि ओहदे दें, लेकिन अपोजिशन में ओहदों पे बैठना, ओहदों पे रहना, ये बड़ा मैटर करता है। अपोजिशन में पार्टी को मीडिया पे आके दफा करना मैटर करता है। यूके में बैठ के मियां नवाज शरीफ के साथ वाक करना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो देखें वो तो अपनी मजबूरी की वजह से गए हैं, बीमारी की वजह से गए हैं, लेकिन अबद शेर अली की ना कोई ऐसी मजबूरी है, ना बीमारी है, नौजवान है, जवान है, वो को बूढ़े भी नहीं है कि उनको कोई खतरा हो या कोई सेहत का मसला हो। पिछले दिनों वो फैसल वाडा के हवाले से वीडियोस भी उनकी मंजरे आम पे कुछ आई थी कि वहां पे जाके वीडियोस बना रहे थे और उनके सासाजात के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी तरफ से दी जा रही थी। आप क्या कहेंगे, यही बातें अगर मुल्क के अंदर रह के करते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? बिल्कुल, मुल्क में रह के करते, इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को जाके बताते, क्योंकि आप कोई भी वीडियो बना के दे देते हैं तो वो तो पब्लिक के लिए होती है, वो डिपार्टमेंट के लिए, इदारों के लिए तो नहीं होती। और डॉक्यूमेंटेशन बड़ी जरूरत चीज होती है। बिल्कुल उसकी, और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, आप दिखाएं, नैब को शो करें और जो एलिगेशन है उनके ऊपर लगाएं, नैब उस पर एक्शन लेगी। ऑलरेडी केस वो अदालत में चल रहा है, उसमें पार्टी बने, ये जो ऐसे आके बता देना, ये मतलब सियासी स्टंट के अलावा तो कुछ नहीं है ना, मतलब इससे कोई सोशल मीडिया पे व्यूवरशिप लेने का एक तरीका भी कहा जा सकता है इसको। एग्जैक्टली वो तो ले रहे हैं, मतलब वो तो हम जब यहाँ पे मिनिस्टर थे तब भी जो उनकी व्यूअरशिप थी सोशल मीडिया पे अच्छी खासी थी, क्योंकि जब आप तनकीद करते हैं तो मुखालिफ भी तनकीद करते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा नाम था, एक बड़ा सियासी खानबादा उनका, कोई छोटे घर के तो है नहीं है, उनके वालिद बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ रिश्तेदारी भी है उनकी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो तभी असरअंदाज होती हैं जब बंदा हल्के में मौजूद हो, जब उम्मीदवार इधर बैठा हुआ वो मुकाबला कर रहा हो। जब उम्मीदवार ही भाग जाए, हल्के की आवाम भी मायूस होना शुरू हो जाती है। अब देखें, अगर वहाँ पर नून लीग के लोगों को कोई मसला होगा, वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किसका जो है वो दर खटखटाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से इन्हें जता दिया था। अब थोड़ी से मार्जिन से हारना, ये वैसे भी 10,000 से नीचे जो वोट से बंदा हारता है ना, तो उसे पार्टी भी हरा हुआ उम्मीदवार कंसीडर नहीं करती ना, कि वो मतलब इसका मतलब होता है कि एनए के हल्के में उसने बहुत जोर लगाया, फिर जाके इतने थोड़े से मार्जिन से आ रहा है, तो उसको ही टिकट दोबारा दिया जाता है हमेशा ही। तो अच्छा, मरियम नवाज के हवाले से आप क्या कहेंगे? काफी एक्टिव नजर आती हैं, लेकिन एक वक्त था कि कंपेयर किया जाता था मरियम नवाज या हमजा शहबाज, तो अब मरियम नवाज डोमिनेंट नजर आती हैं हमजा शहबाज से, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए 2014-15 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टीवी इंटरव्यूज में पूछा जाता था कि सियासी जानशीन कौन है, वो हमजा शहबाज का नाम लेते थे। लेकिन
जब मियां नवाज शरीफ पे बुरा वक्त आया तब हमजा शहबाज कहीं भी नहीं थे, तब मरीम नवाज आगे निकली, उनकी आवाज़ बनी। पार्टी में देखें तब एक बाकायदा तौर पर रिफ्ट पड़ चुकी थी। ये जानबूझ के किया गया, ये कैपेबिलिटी नहीं थी इनमें। देखिए मियां शहबाज शरीफ में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत है, लोगों को इकट्ठा करने की नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, ऐसे ही हमजा शहबाज शरीफ देखें कोई इतनी अच्छी तकरीर भी नहीं करते। जिस तरह से मुशर्रफ दौर में भी यहाँ पे वो रहे हैं, MNA भी रहे हैं, पंजाब तकरीबन वो चलाते रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियतें होना और बात है, लेकिन आपके गिर्द जो मकबूलियत है वो होना और बात है। यही इनके दरमियान फ़र्क है कि मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जो ही बात लोगों को इकट्ठा करने की हो तो वो मियां नवाज शरीफ के गिर्द घूमता है। वही चीज़ें मरीम नवाज ने कैश करवाई हैं। उन्होंने वो किसी भी ओहदे पे कभी भी नहीं रही। अभी पार्टी ने उन्हें सीनियर नायब सदर बनाया है, तो इसके अलावा तो, बल्कि नायब सदर मेरा ख्याल है बनाया, नायब सदर, तो इसके अलावा तो वो कभी भी कोई बड़े ओहदे पे नहीं रही। लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर सोशल मीडिया सेल चलाया है, उसने देखें बड़े बड़े ट्रेंड की ऐसी तैसी कर दी है। उन्होंने ऐसे ऐसे ट्रेंड्स चलाए हैं कि तमाम लोग उनसे आज़ाद आ चुके थे। कई बड़े स्कैंडल से स्कैम थे जिनमें उनका नाम आता रहा है, जिसमें डान का जो इशू बना था उसमें भी उनका नाम आया, डान लीक्स में। तो इस तरह की मतलब उन्होंने बड़े बड़े पंगे लिए। तो ये पार्टी वर्कर्स को इकट्ठा करने का, सोशल मीडिया के लोगों को इकट्ठा करने का सारा क्रेडिट तो बहरहाल उन्हें जाता है। 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उसके बाद से 2020 तक ये 3 साल में जो उनका ग्राफ है वो बहुत ऊपर गया है, जबकि हमजा शहबाज हमें इन 3 सालों में कहीं पे भी नज़र नहीं आते। कारोबार स्टैंड किए उन्होंने, अपनी सियासत स्टैंड की है, लेकिन जो पार्टी को जब बुरा वक्त आया तो वो भी गायब हो गए मंजर से। बाप बेटा ना, वो दोनों उस तरह से सामने आके नहीं लड़ सके। मफामत की सियासत के तो उन्हें कह सकते हैं, लेकिन जो जारहाना सियासत होती है जिसमें कुछ लोग कुछ दो की सियासत होती है, उसमें वो दोनों नाकाम नजर आते हैं। उसमें मरीम नवाज ने गेन किया है, उसने साबित किया है, सामने आके बता दिया है कि वही जो वो सियासी जानशीन होगी। और अब इसमें तो कोई दो राय रही नहीं, जो पिछले 3 साल में जो पार्टी की सूरत हाल हो चुकी है। और अब 2020 में मरीम नवाज ही है जो जानशीन बनेगी, उनकी हमजा शहबाज नहीं बनेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हिदायत अली अंसारी से हमारे जो कारकुन है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके दिलों में भी जो ज्यादा इज्जत और एहतराम है वो मरियम साहबा का है, यानी हमजा की नहीं है। हमजा की नहीं, इतनी नहीं है जितनी उसकी है, क्योंकि उसने साबित किया है बुरे वक्त में पूरा स्टैंड लेकर, एक औरत होने के नाते पूरा स्टैंड लिया है, और उसने साबित किया है कि मेरे में ये सलाहियत है कि मुझे आप कौमी लीडर बनाएं। और इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह ताला के आगे दुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क की आइंदा वज़ीर आज़म जो है वो आने वाले वक्त में मरियम साहबा होंगी, और पूरे पाकिस्तान के गरीबों की हमदर्द बनकर एक अच्छा लीडर बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह। और आने वाले इलेक्शंस के हवाले से क्या कहेंगे? अगर इलेक्शन होते हैं, फैसलाबाद से कोई सीटें निकालती मुस्लिम लीग नून नजर आती है? हनान भाई, फैसलाबाद में जो सीटें पिछले इलेक्शन में 2018 का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी मुस्लिम लीग नून हारी नहीं थी। उसमें हमारी जो अपनी गलतियां थी ना मुस्लिम लीगियों की, वो हमारे आगे आई हैं। हम बिल्कुल बरमला इजहार करते हैं। किस तरह की गलतियां थी? गलतियां, ये 2 धड़े बन गए, ये अच्छा है ये बुरा है। वो भी मुस्लिम लीग था, वो भी मुस्लिम, MNA MPA के खिलाफ था, MPA MNA के खिलाफ था। वो बोल रहा कि आप मुझे वोट दें, इसको नहीं देना। वो बोल रहा था कि आप मुझे दें, इसको नहीं देना। तो ये हमारी जो आपस की लड़ाई थी ना, अंदर खाते हो रहा था, आपस नहीं शरेआम हो रहा था भाई। मैं चेयरमैन हूं और मैं इस चीज का गवाह हूं। किस हल्के में ऐसा हुआ? हमारे इस हल्के में जहां बैठे हैं फैसलाबाद का राना अफजल साहब हैं मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। इनके अलावा किस हल्के में हुआ? चले इसका तो पता था ना, और फ्लेक्सी भी लोगों ने लगा राना सनाउल्लाह के हल्के में भी यही था। अबद शेर अली, राना सनाउल्लाह के जो लोग थे वो बोलते थे कि अबद शेर अली को वोट नहीं देने, अबद शेर अली के लोग बोलते थे कि राना सनाउल्लाह को वोट नहीं देने। 2 हल्के। और आप ये देख लें, तीसरा हल्का आप जड़ा वाले में देख ले, तलाल चौधरी के साथ क्या, वो भी यही चीज थी उधर भी। असल में ये हमने ज्यादा अपने आप में ना कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया कि पता नहीं हम हमारे गुलाम है या हमको वोट उन्होंने देने ही देने। ये किसी ने नहीं सोचा कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, इन्होंने अभी हमारी हुकूमत खत्म करके दम लेना है। बात तो वोट की आ जाती है ना। मैं वोट की बात कर रहा हूँ, जब देना है, जब हालात आपके लिए मौजूद नहीं होंगे, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, एक आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं मिलेगी, तो उसमें जो न्यूट्रल वोट होता है ना, के खिलाफ अगर पार्टी वाले खुद ही हो जाएं
तो इसका इल्जाम जो है फिर दूसरे के सर नहीं देना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, यहाँ पे मैं तो ये बरमला इजहार कर रहा हूं ना कि ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से फैसलाबाद की कम से कम 4 सीटें जो है ना, वो चले जी, अब फैसलाबाद में आने हमने वाले इसलिए इलेक्शन है। में देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह अवाम अपने पाकिस्तान वोट के मुस्लिम जरिए लीग नून क्लीन स्वीप करेगी फैसलाबाद। चलें जी, देखते हैं कि वोट के जरिए जीत का सेहरा जो है अवाम किसके सर से जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बहुत शुक्रिया हिदायत अली अंसारी साहब आपका, अब्दुर्रहमान आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। होती हुई नजर आ रही हैं और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक वक्त था कि आप जब सब्जियां लेने जाते थे तो चंद एक चीजें वैसे ही फ्री में दे दी जाती थी साथ में, और घर में कोशिश की जाती थी कि मुनफरिद किस्म के खाने और पकवान जो है वो तैयार किए जाए और 2-2, 3-3 किस्म की सब्जियां तैयार की जाती थी। लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल की अगर बात की जाए, अदरक जो है वो 5 सेंचुरियों से भी आगे जा चुका है और बाकी जो सब्जियां हैं वो भी काफी हद तक महंगी हो चुकी हैं। हमारे आज के भाव के सेगमेंट में हम देखेंगे कि सब्जियों के रेट क्या है। चलते हैं आज के भाव की तरफ। हमारे साथ शाहिदा परवीन मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि आज सब्जियों के और मसाला जात के रेट्स क्या हैं। शाहिदा परवीन, रिपोर्ट कीजिएगा। जी हनान, इस वक्त अगर फैसलाबाद में सब्जी और सब्जी मसालाजात की बात करें तो तमाम अशिया खुर्दनोश और सब्जियों और फलों के रेट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। सब्जी मसालाजात की अगर बात करें तो अदरक जो है वो 550 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि अगर लहसुन जो है वो उसके रेट जो है वो कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लहसुन 385 रुपये से 350 रुपये तक पहुंचा है। तो इसके साथ साथ अगर दीगर सब्जी मसालाजात की देखें तो जो सब्ज मिर्च है वो 120 रुपये, शिमला मिर्च डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई, तो इसके साथ साथ टमाटर जो है वो 140 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि दीगर सब्जियां जो है वो भी अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर गई हैं। तो इसके अलावा अगर फ्रूट्स की हम बात करते हैं तो अंगूर जो है वो भी अपनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गए, तो इसके साथ साथ आड़ू भी 220 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि केला 60 से 70 रुपये में, जबकि जापानी फल भी सेंचुरी मुकम्मल कर गया है। तो इसके साथ साथ लाल सेब जो है वो भी 120 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। और अगर मटन और बीफ की बात करते हैं तो मटन जो है वो 840 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि बीफ जो है इस वक्त 400 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि चिकन जो है वो 247 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल मिनिस्टर और हुकूमत को चाहिए कि वो कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम शहरी की पहुंच में आ सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन आपका। आप आज के भाव से हमें अपडेट कर रही थी और शहर फैसलाबाद की खवातीन की अगर बात की जाए तो खवातीन जो हैं वो आपके सेगमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं और बाजार में जाके सब्जियां खरीदने से पहले उनको मालूम होगा कि आज रेट क्या होगा और उस रेट को मद्देनजर रखते हुए आज क्या घर में बनाया जाएगा, एक बजट उनकी तरफ से सेट कर लिया जाएगा। जनाब आगे बढ़ते हैं और शहर फैसलाबाद से जब गुजरांवाला के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से पावर शो किया गया, खवातीन की जो नुमाइंदगी थी वो भी मुस्लिम लीग नून की साबका MN खालिदा मंसूर और दीगर वुमेन विंग की जो खवातीन थी उनकी जान से खवातीन को इकट्ठा करके मार्च किया गया गुजरांवाला की तरफ। और खवातीन की तादाद जो है इस हवाले से इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन विंग की खवातीन थी उनकी जान से ये इशू उठाया गया, रेज किया गया। उनका कहना था कि नुमाइंदगी ज़्यादा नहीं थी, खवातीन उतनी तादाद में इकट्ठी इनसे नहीं हो पाई जितनी तादाद में होनी चाहिए थी। तो इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए और हमारे शहर फैसलाबाद में खवातीन की नुमाइंदगी ज़्यादा किसके पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या मुस्लिम लीग नून के पास, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ तहमीना रियाज मौजूद हैं जो कि नॉर्थ रीजन पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फोकल पर्सन भी है फैसलाबाद रीजन की। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साइमा काशिफ साहिबा जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं तहमीना साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा। मैडम क्या कहेंगी आप, आपकी तरफ से मीटिंग भी की गई थी और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटी गई और एक खुशी का इजहार किया गया था कि आज नुमाइंदगी जो खवातीन की थी वो ज्यादा नहीं थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो गुजरांवाला की तरफ मार्च किया गया। और आपका कहना था कि ये मुंह बोलता सबूत है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहे वो खवातीन हो या मर्द हजरात हो, फैसलाबाद के अंदर ज्यादा तादाद उन्हीं की है। क्या कहेंगे इस सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया और इसके अलावा ये कि हमें यहाँ पे मॉर्निंग शो में बुलाया गया है ताकि हम लोग अपनी तहरीक इंसाफ को
बड़े अच्छे तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से उनका मौक़िफ़ बयान कर सकें। और इसके अलावा ये कि जैसे कि हमने आपको बताया था उस दिन भी कि फैसलाबाद से जो है इस वक्त जो तहरीक इंसाफ में जो ख़वातीन हैं वो इस वक्त बेतहाशा जो है वो शामिल हो चुकी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट काम सर अंजाम दे रही हैं। और इंशाल्लाह वेरी सुन आप और भी मजीद देखेंगे कि यूसीसीसी लेवल तक भी हमारी जैसे तंजीम साजी कंप्लीट होएगी तो उसके साथ साथ आपको नजर आ जाएगा कि फैसलाबाद की ख़वातीन किस हद तक पीटीआई के साथ मुतहर्रिक हैं और उनके साथ काम करना पसंद कर रही हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहती हैं और तहरीक इंसाफ के साथ काम करना चाह रही हैं और क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि हमारा लीडर इमरान खान साहब एक ईमानदार और साफ शफाफ इंसान है, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा, हमें तो अभी तक कोई ऐसी बुराई नजर नहीं है जैसे लोगों के आपको पता है कि जैसे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हैं, लेकिन अभी तक खान साहब के अगेंस्ट कोई इस किस्म का जो भी प्रोपेगेंडे बने हैं वो सब उस चीज में फेलियर हुए हैं। लेकिन अभी तक नया पाकिस्तान भी नजर नहीं आया, नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है। देखिए 70 साल जो गुजर चुके हुए हैं, 70 सालों का किया हुआ वो जो ब्रेक है जो उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब वो 70 साल का असर जो है वो विद इन 2 years तो नहीं ना खत्म होएगा। डेफिनेटली इसको इट विल टेक अ टाइम और इसको टाइम लगते हुए इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये हमारा आगे बढ़ता जा रहे हैं हम काफी हद तक मुश्किलात पे काबू पाए जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा, किस तरह से काम कर रहा है? फैसलाबाद की फोकल पर्सन है आप और फ्यूचर विजन क्या है आपका? जी, जैसे कि आपको पता है कि ये जो है नसार अहमद साहब जो है उन्होंने मतलब इसकी बुनियाद रखी थी चाइल्ड प्रोटेक्शन की, और उस चीज को जब पुरानी पिछली गवर्नमेंट्स जितनी भी गुजरी हैं उन्होंने इस पे कोई भी इसका फॉलोअप नहीं लिया हुआ था और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था, इवन दो कि इन बच्चों को बिल्कुल बेजारों मददगार छोड़ा हुआ था। और मैं खुद जब से मुझे फोकल पर्सन बनाया गया है फैसलाबाद से, मैं तकरीबन इसी साल मई में बनी हूँ, तो उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और इम्प्रूवमेंट ये नहीं है कि वहां पे जी बच्चों को फैसिलिटेट गवर्नमेंट पहले भी कर रही थी, लेकिन उस तरीके से नहीं था कि उनके प्रॉपर एक मेन्यू प्रिपेयर किया है जिसके अकॉर्डिंगली बच्चों को मॉर्निंग, सुबह के टाइम, दोपहर को, शाम के वक्त उनको इवन दो चाय का ये सारा उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको उनके डिफरेंट मेन्यू बनाए गए डेली बेसिस पे खाने के हवाले से। एग्जैक्टली, खाने के हवाले से, ताकि बच्चों की हेल्थ को भी देखा जाए। इसके अलावा हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स फैसिलिटेट किया गया है जो बच्चों का वीकली मंथली उनका चेकअप होता है बच्चों का, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, बच्चों के अंदर कोई डिजीज तो नहीं डेवलप हो रही, डिफरेंट टाइप। इसके अलावा हम मल्टीविटामिन्स बच्चों को वो भी दे रहे हैं जो कि पहले हुकूमतें कुछ भी नहीं कर रही थी बच्चों के लिए। अच्छा, यानी उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए मल्टीविटामिन्स जो दिए जाते हैं और ये काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस दफा मैंने खुद खुद से एज ए वॉलंटेरियन मैंने खुद परचेज करके मैंने वहां पे दी हैं, ताकि हमारे बच्चों के अंदर, मैंने फैसलाबाद में भी दी हैं, लाहौर में भी दी हैं, मैम सारा को भी दी हैं वहां पे, ताकि वहां पे भी हम इन चीजों को लेके चलें और इंशाल्लाह ताला फर्दर हम गाहे बगाहे ये चीजें चलाते रहेंगे ताकि बच्चों के अंदर कोई उनके अंदर डेफिशिएंसी है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम उसको ओवरकम कर सकें। अच्छा, तालीम और तरबियत के हवाले से भी बताइएगा, इनकी तालीम और तरबियत के लिए क्या इक़दाम किए जाए? जी, वो हनान बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किए हैं। ये कि पहले तो वहाँ पे पंजाब बोर्ड का वहाँ पे पढ़ाया जाता था कैरिकुलम, अब ये कि उसके साथ साथ हम लोगों ने बच्चों को स्टोरी टेलिंग और इस टाइप के जो स्टोरीज बुक्स उनको प्रोवाइड की हैं ताकि वो उनका रुझान उस तरफ भी जाए। बिल्कुल, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ साइमा साहिबा भी मौजूद है, मैं चाहता हूँ उनसे भी गुफ्तगू करें। साइमा साहिबा, ये जो बल्दियात खत्म किया गया है, आपकी नजर में आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ठीक कदम उठाया गया है? अस्सलाम वालेकुम। एंड जी, मुझे यही फील होता है कि ये एटलीस्ट थोड़ा सा वर्किंग टाइम हम लोगों को अच्छा मिल रहा है और बेहतर करने के लिए, ताकि एज अ वुमेन विंग की मेंबर होते हुए आई फेल्ट कि हमें वुमेन्स को निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है। वी नीड टाइम बिकॉज द प्रीवियस हमारे जो अगर एक्सपीरियंसेस देखे जाएं वुमेन्स के, तो दे आर वेरी मच नॉट क्लियर अबाउट इट, कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ वर्कर, हाउ वी कैन कोप विद इट।
और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा हमें टाइम और ज़्यादा मिल गया और अच्छा हो गया कि हम उन वुमेन्स को और पार्टिसिपेट करने के यानी लिए आपके कहने का मकसद है कि बल्दियात अगर लेट हो रहा है तो उससे उसमें आपको थोड़ा सा अपनी हमें नुमाइंदगी बेहतर करने के लिए आपको वक्त मिल रहा है। सो दिस इज अ गुड चांस फॉर अस कि हम उन लेडीज को लेकर आएं और उनको फॉरवर्ड करें और उनको कहें कि आप हमारे साथ शाना बशाना चलें। सो आई थिंक सो कि खवातीन की नुमाइंदगी हर जगह पे कम नजर आती है, आपको नहीं लगता? और इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी खवातीन के अंदर पूरे फैसलाबाद में कौन से ऐसे खवातीन हैं, तहमीना साहिबा के अलावा या आपकी जो MP हैं फिरदौस साहिबा, उनके अलावा कोई ज्यादा खवातीन नजर नहीं आती मंजरे आम पे? क्या कहेंगी इस हवाले से? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम लोग कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि हमारे जैसी पढ़ी लिखी लेडीज या इस तरह की जो भी लेडीज हैं जो वर्किंग करना चाहती हैं मगर प्रीवियस एक्सपीरियंस के गो थ्रू अगर आप करें तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। सो दे डोंट वांट टू कम इन अ फ्रंट लाइन। वर्किंग कर रही हैं, वो एज NGOs में भी काम कर रही हैं, मगर वो इस फील्ड में आने से घबराती हैं। तो हमारा फोकस यही है। घबराती क्यों है इस फील्ड में आने से? इसमें हनान मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। जी जी। ये कि हम पहले तो हमारा जो सियासत का पॉलिटिक्स का ट्रेंड था वो यही था कि चंद एक खवातीन आती थी आगे और उन्हीं को अहमियत दी जाती थी। बट इंशाल्लाह ताला जो हम लोग ट्रेंड लेके आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेंज अ ट्रेंड कि पॉलिटिक्स के अंदर हम ये ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन जो है वो भरपूर और अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करें। यानी कि अब हमारा जिस तरह के फीमेल विंग टोटली सेपरेट कर दिया है मर्दों से, क्योंकि मोस्टली औरतें जो थी वो हेजिटेट करती होती थी कि हम जाएंगे, मर्द होंगे, हम किस तरह आगे बढ़ के काम कर सकेंगे, किस तरह आगे अपनी बात को आगे पहुंचाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डॉक्टर नशीन साहिबा, डॉक्टर नीलोफर बख्तियार और इन जैसे हमें लीडरान मिल गए हैं सैफुल्लाह नियाजी के थ्रू, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें अपने खान साहब के विजन को एक्सपोज करने के लिए, ज़्यादा मजीद से मजीद आगे लेके जाने के लिए और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में से निकालने के लिए हमें ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है इंडिपेंडेंट वुमेन विंग का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फोकल पर्सन है, मजीद सवालात आपसे करेंगे। जनाब क्या कहेंगी आप, अगर खास तौर पे हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बात की जाए, तालीम तो दी जा रही है, मेयारी तालीम की जब गुफ्तगू की जाए तो उसके ऊपर काफी ज्यादा सवालात जो हैं वो उठते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर एक माँ बाप की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को मेयारी तालीम दे और वहां पे जो मौजूद बच्चे हैं उनको भी ब्राइट फ्यूचर के लिए तालीम के साथ साथ मेयारी तालीम पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। मेयारी तालीम कैसे दी जा रही है? जी इसमें हनान बात ये कि पहले जस्ट एक बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है वही वहाँ पे बच्चों को उसकी एजुकेशन इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। अब मैं जब से गई हूँ मैंने इनके साथ अब कोऑर्डिनेशन शुरू कर दी हुई है कि काइंडली इस, क्योंकि बिकॉज आई हैव डेवलप करवाती हूँ, इसी तरह मैंने अब शुरू कर दिया हुआ है कि हम एक्टिविटी बेस पे बच्चों की लर्निंग स्टार्ट करें। और एक्टिविटी बेस के ऊपर ये होता है कि बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू उनको लर्निंग दी जाए ताकि वो बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को ऑब्जॉर्व करना शुरू हो जाए। इसके अलावा ये कि हम लोगों ने उनको आगे फर्दर फ्यूचर के लिए, ताकि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि किसी चीज़ को ऑब्जॉर्व करना चाहें तो वो जल्दी से जल्द ऑब्जॉर्व कर सकें। जाहिर सी बात है कि उनको जब हम एक सड़क पे से उठा के एक जगह अदारे में लेके आते हैं तो फिर डेफिनेटली दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके अंदर वो म्यारे तालीम को मज़ीद जितना निखार पैदा कर सकते हैं उसके थ्रू हम कर सकें। अच्छा, इसमें यह भी बताइएगा कि रोजगार के मौके बच्चे को किस तरह से दिए जाते हैं और किस उम्र से लेकर किस उम्र तक वहाँ पे बच्चे मौजूद हैं? जी हनान, इसमें यह है कि सबसे कम एज के जो बच्चे हैं 4 से 5 साल का बच्चा है जो कि वहाँ से स्टार्ट एज लिमिट उनकी स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे ये है कि हमारे पास 15 से 16 साल तक के बच्चे भी हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि उनको इनसाइड अदारे के अंदर ही हम रहते हुए उनको डिफरेंट किस्म के हुनर सिखाएं, लाइक मशीन पे कपड़े सीने सिखाए जाएं, कुकिंग का काम सिखाया जाए,
इसके अलावा पेंटिंग सिखाई जाए, इसके अलावा उनको जब वो स्टिचिंग का काम सीखेंगे तो वो एक अच्छे मतलब जब टेलर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर। एग्जैक्टली, जब 18 साल तक की एज में वो 18 साल के बाद वो बालग हो जाते हैं और जब उनका आईडी कार्ड बनेगा तो वो जब उस अदारे से बाहर निकलते हैं मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पे पहचाने जा सके, ना कि वो ये कहलाएं कि वो कल को वो बेगर या इस टाइप की किस्म की हरकतें शुरू करें, वो एक अच्छे इंसान बन के वहां से निकलें। हमारी ये कोशिश है और इसमें मैं अपने फैसलाबाद के लोगों से भी दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे साथ इसमें हेल्प आउट करें जितना कर सकते हैं, ताकि हमें वहां पे हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाएं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट तो हमें फैसिलिटेट कर रही है हर तरह से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्स्ट्रा उन बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास बजट जो है वो लिमिटेड है। हाँ, क्योंकि कोरोना की वजह से भी बहुत सारे मामला जो है वो बजट के पेंडिंग हवाले हो से गए डिस्टर्ब हुए हैं, हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उनको एक्सपैंड किया जाए ताकि बच्चों को कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएं और उनकी लैब डेवलप हो जिस पे वो लर्निंग कर सकें, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीख सकें, इसके अलावा बजटिंग का उसमें सीख सकें। कुछ लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं इन दी शेप ऑफ मशीनरीज के, वो हम मशीनें प्रोवाइड कर दें ताकि हम उनको स्टिचिंग का काम सिखा सकें। डिफरेंट वेज हैं और लेकिन इसके लिए आप मुखय्यर हजरात से राब्ता करें, कोई सेमिनार का इनकाद करवाएं वहाँ पे? जी, वो भी आगे मेरा अभी ये हम लोगों ने एक शुरू में हम करने लगे हैं जिसमें हम लोगों को आगाही देंगे कि इसमें वो हमारे साथ जितना कोऑपरेट कर सकते हैं वो कोऑपरेट करें, और इसके अलावा फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला इस सेमिनार की तरफ भी जरूर आऊंगी। चलें सियासत के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। जी, सियासत पे क्या बिल्कुल। कहेंगी आप? जी। आने वाले इलेक्शंस में कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी शहर के अंदर कम नजर आती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा जहां तक ख्याल है कि मुझे तो पहले से ज्यादा मुतहर्रिक और लोग जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कि वो सब लोगों का कि महंगाई जरूर हुई है, ठीक है, लेकिन खान साहब का अगर विजन को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो इस जैसे दयानतदार इंसान हमें नहीं मिलने। साइमा साहबा, आप क्या कहेंगी? पॉपुलैरिटी ग्राफ आपको पहले से ज्यादा नजर आ रहा है या कम? क्योंकि ये भी कहा जाता है बल्दियात के इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए जा रहे, अभी महंगाई का तूफान है और अवाम जो है वो नाला नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से। इन माय ओपिनियन अगर देखा जाए तो नो डाउट पॉपुलैरिटी जो है वो समटाइम्स हमें ऐसे लगता है कि दे आर वेरी डिस्टर्ब अबाउट इट, मगर जब हम टोटली इस ग्राफ को देखें या अगर हम लोग इनिशियल ग्राफ को देखें जो हमारा अबव जा रहा है, वो आम आवाम को नहीं मालूम कि हमारी ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। महंगाई फौरन कम नहीं होगी, महंगाई ने अपने एक उस पर जाके जो हमें नुकसानात पहले दिए गए हुए हैं उसको कवर करने के लिए जब वो ग्राफ नीचे आएगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। बिल्कुल। चले हमारे साथ तहमीना साहब मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से कि कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि अब तक सामने आई, मतलब जो बच्चा वहां से निकला हो उसने अपना अच्छा नाम बनाया हो, अच्छा नाम ना भी बना पाया हो, अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा हो, कोई हुनर सीख लिया हो और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए एक मिसाल बन गया हो वो। देखिए, हम लोगों ने अभी ये टेक ओवर तो अभी लिया है, ठीक है, इससे पहले ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरे नजदीक अभी तक कोई ऐसा सीन या ऐसी कोई बच्चा नहीं निकला, लेकिन पहले से और अब से आप फर्क क्या महसूस करते हैं? फर्क ये कि पहले ये कि इन बच्चों को फोकस नहीं किया जाता था। कैसे फोकस नहीं किया जाता? ये कि जहां पे होता था बच्चे वहीं के वहीं है, जैसे ही वो यहाँ से निकलते थे या तो उनकी फैमिलीज को फाइंड, क्योंकि बेसिक तो हमारा पर्पस होता है कि बच्चों को फैमिलीज को फाइंड कर लें और उनको फाइंड करके उनको तक बच्चे उनके वापस पहुंचा दें। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं, अब जिस तरह के एक वहां पे बच्चा है वो इस वक्त 14 से 15 साल का है, वो अब बच्चे के ना तो कुछ पता है, लेकिन ये कि हम लोग उस बच्चे को अब ट्रेन कर रहे हैं। अब वो माशाल्लाह वहां पे सर्विंग बहुत अच्छी करता है। मेरा ख्याल है कि जब वो वहां से निकलेगा तो ही विल बिकम अ वेरी गुड कुक और साथ में शेफ के तौर पे वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, उसको क्लासेस जो दी जाती हैं वो किनकी तरफ से सिखाई जाती हैं? वहाँ पे स्पेशलाइज्ड टीचर्स? नहीं, स्पेशल टीचर तो नहीं है, जैसे जो हमारे वहाँ पे जो काम करने वाले हमारे सुपरवाइजर्स जो हैं वो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उसको बाकायदा प्रॉपर सिखाते हैं कि ये चीज आपने किस तरह प्रेजेंट करनी है, किस तरह सर्व करनी है,
अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अदारे में जितने भी हैं वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, कुक से हटके और क्या क्या हुनर है जो आपकी तरफ से सिखाया जाए? ये अभी तक तो जो है फर्स्ट हम लोगों ने ये स्टेप लिए हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें कोई जिस तरह कोई मिले, कोई कुछ लोग जो हमारी सिलाई का हो जाए, फिर उसके बाद कंप्यूटर का हो जाए जिसमें हम बच्चों को, क्योंकि हमारे पास टीचर्स मौजूद हैं ये वाले, और ताकि फिर आगे फर्दर जो है वो इनको ट्रेनिंग दे सकें। अच्छा, आपने समझती एक सजेशन है, हो सकता है वो गलत भी हो, अगर ठीक लगे तो उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कीजिएगा कि आप मुख्तलिफ अदारों के साथ कोलैबोरेशन करें। अब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करें। जी जी। जो यहाँ से शेफ्स निकलते हैं उनको वहां पे जॉब दिलवाएं, जो यहाँ से कंप्यूटर सीख के निकलता है उसे वहां पे जॉब दिलवाएं, जो यहाँ से अच्छा टेलर बन के निकलता है उसे फैशन इंस्टीट्यूट के अंदर किसी ना किसी के अंदर जॉब दिलवाएं, उनको रोजगार दिलवाएं। और हो सकता है कि वहां पे अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, 8 से 10 बच्चे या 20 बच्चे आपके पास अच्छी सिलाई कर रहे हैं, और आपको वो इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑर्डर्स वहां पे भेजना शुरू करते हैं, जी, एक छोटा सन्नत जो है, छोटी सन्नत वो वहां पे बन सकती है। जी हनान, इसमें मैं आपको ये बात बताऊं कि एक तो ये कि अगर पहली तो बात है कि हमें 6-7 महीने हुए मुझे खुद इसमें आए हुए, लेकिन ये कि मैं अब जैसे ही जो बच्चा निकलेगा आई विल टेक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी जिम्मेदारी इसको समझूंगी और इंशाल्लाह ताला मैं उस बच्चे को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करूंगी। इवन तो कि हम चाहेंगे कि अगर बच्चा कोई अच्छा कुक बनता है तो वो हमारे ही अदारे में काम करे। एक तो ये कि वो उसका बिल्कुल फेमिलियर होगा, नंबर 2 कि वो वहाँ पे उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होएगा और ही विल फील प्राउड कि वो यहीं पे रहा है और यहीं पे सर्व कर रहा है। और नंबर 3, अगर कोई बच्चा टेलरिंग का काम सीखता है या इस किस्म का, तो डेफिनेटली कि मैं प्रेफर करूंगी उस बच्चे को कि मैं उसको, बिकॉज मेरा खुद अपनी एक फैक्ट्री है तो मैं खुद इस चीज को प्रेफर करूंगी कि वो बच्चा मेरी फैक्ट्री में ही आके काम करे ताकि उसको हम इधर उधर वेस्ट ना करें। वो जब अपने मतलब 18 इयर्स का हो जाए, जब उसका आईडी कार्ड बन जाए, तो तब वो काम करने के काबिल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं करूंगी इसका। अच्छा, टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास चाइल्ड प्रोटेक्शन? इस वक्त हमारे पास अराउंड 72 के करीब बच्चे अब 72 बच्चे हैं आपके पास और हर एक के पास अपने अपने सलाहियत के मुताबिक हुनर होगा जी। ऐसे भी किया जा सकता है कि वहां पे एक वेबसाइट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बना ली जाए, जिसमें बहुत सारे शेफ्स भी होंगे, कुक्स भी होंगे, टेलर का काम भी वहां पे किया जा रहा होगा और मुख्तलिफ जेनर्स बना लिए जाए और वहां पे जाके लोग फूड को ऑर्डर करें, वहां पे जाके कपड़े सिलाई करने के लिए ऑर्डर दें। तो ये एक अच्छा बिजनेस और अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत पावर में है। जी हनान, इसके बारे में मैंने डिसाइड किया हुआ है, बहुत सारी चीजें प्लान में हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, बच्चे जरा होते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हम इस प्लान पे ओवरकम कर लेंगे। बिल्कुल फोकस करेंगे और इन फ्यूचर उनके लिए भी अच्छा फ्यूचर बन सकता है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है ये भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के तौर पे उभर के सामने आ सकता है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तहमीना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। सियासी दर्जा हरारत हमारे मुल्क का बढ़ता चला जा रहा है और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपके सामने देखा ही है आप लोगों ने कल के, जब उन्होंने हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के वहाँ पे मज़ार पे उन्होंने किस किस्म की बेहूदगी की है। उन्होंने अंदर जाके नारेबाजियाँ की है, हुल्लड़ मचाया है, जो कि उनके लिए ये उनकी कह लें कि मज़ार की तौहीन की गई है। ठीक है, ये सबसे बड़ी उनके लिए शर्म की बात मैं कहूंगी कि है कि उन्होंने इतनी बड़ी हरकत की है कि बानिया पाकिस्तान के मज़ार के अंदर घुस के इस तरह के तमाशे किए। लेकिन आप कहते हैं पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी अगर नहीं है, जो गुजरावाला में इतनी अवाम इकट्ठी कर ली इन्होंने, कराची में किस कदर अवाम आ गए, तो इससे यह भी महसूस होता है कि इमरान खान के खिलाफ लोग कितने नहीं जी, इमरान खान के खिलाफ नहीं है। आपने कहा, मेरा ख्याल है कि परसों टाइगर फोर्स का नहीं देखा, वो जस्ट एक टाइगर फोर्स का था कन्वेंशन सेंटर। अगर इसे कंपेयर किया जाए बाकी जलसों से तो मेरा ख्याल है बाकी जलसे भारी हैं उसमें। नहीं जी, बिल्कुल भारी नहीं है। उसकी रीजन है कि अवाम की तादाद ज्यादा, अवाम की तादाद को नहीं, देखिए वो तो खरीदे हुए लोग भी थे उसमें, जिनको पैसे दे दिहाड़ी पे गए हुए थे। वो जो बाकायदा हमें पता है कि दिहाड़ी पे लेके गए।
यहाँ फैसलाबाद से जब गुजरांवाला में जैसे जलसा ऐसे हुआ, होता है कि पैसे दे के बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी बुलाए हैं ऐसे? नहीं जी, हम लोगों ने कभी ऐसे हैं जो विलिंग होते हैं, जो अपनी खुशी से जाना चाहते हैं, वो लोग जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फैसलाबाद से गई थी, मेरे साथ 35 खवातीन थी जब मैं फैसलाबाद से एक काफिला लेके गई थी। तो अगर नून लीग की बात की जाए, इतने तो उनके पास भी थे, तो नहीं, फिर आप कैसे कह सकती हैं कि उनकी तादाद देखिए आप ये खवातीन देखें की कम थी? खवातीन की तादाद उनकी, मैं सिर्फ फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, जो कि मैं एक कोस्टर लेके गई थी, उस कोस्टर की बात कर रही हूँ कि उसमें 35 खवातीन थी यहाँ से फैसलाबाद से। और सिर्फ ये एक ओथ सेरेमनी थी, ना कि वहां पे कोई जलसा था। सिर्फ वो नॉर्थ की ओथ सेरेमनी थी, डिस्ट्रिक्ट और सिटी की। अगर आप वहां पे एक जलसा की शक्ल में बुलाते या कोई किसी किस्म का कोई वहां पे जलसा होता, तो फिर आप तादाद देखते। वो तो एक सिर्फ ओथ के ऊपर इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई, तो ये तो फिर जलसा था और इसमें 9-10 पार्टीज थी, ठीक है, और वो सिर्फ एक ओथ था, ये डिफरेंस। इसके अलावा टाइगर फोर्स का जो खान साहब ने परसों किया, उसमें तो वहां पे तिल धरने को जगह नहीं थी, है ना। आपको ये नहीं पता कि वहां पे अभी इतनी दुनिया बाहर खड़ी थी कि अंदर घुसने के लिए उनके पास स्पेस नहीं थी कि वो कैसे अंदर चले जाएं। खान साहब के दीवाने यहाँ पे हैं, हम भी उनके दीवाने हैं, दुनिया सारी उनकी, पाकिस्तान पूरा दीवाना है। लेकिन गरीब ज्यादा दीवाना हो गया उनकी महंगाई को देखते नहीं, हुए। वो गरीब जो है वो अब समझना शुरू हो गए। मैडम आपकी तो फैक्ट्री है, चले मान लिया, लेकिन जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, 700 रुपया एक शख्स तपती धूप में सारा दिन दिहाड़ी करने के बाद एक सिर्फ और सिर्फ 700 रुपया लेके घर जाता है, और उस 700 में उसने अपने 3 बच्चों का पेट पालना है, अपनी बीवी का पेट पालना है, बिजली का बिल देना है, और मकान का किराया देना है, और 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है, गैस का बिल देना है। वो किस तरह से अपनी रात बिना सोए गुजार देता है, इसी टेंशन में कि सुबह काम मिलेगा भी या नहीं। इसमें हनान ये 2-3 चीजें आ जाती हैं। वो ये है कि देखिए, जिस तरह के बाहर के मुल्कों में देखा जाए तो मियाँ बीवी दोनों मिलके काम करते हैं, हम भी तो निकले हुए हैं, हम चाहे फैक्ट्रीज हैं, वटेवर, जो मर्जी है। मैडम आपका कहने का मकसद है उन दोनों मियाँ बीवी को काम करना चाहिए। अब वो काम ना मिले फिर क्या करें? नहीं, देखिए अब ये रिसेंटली ये फैसलाबाद में मॉडल बाजार की ओपनिंग होने वाली है, ये गोकुवाल में। अब वहां पे हम लोगों ने 3 महीने तक वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अलाउ कर दिया है कि एवरीवन कैन पुट देयर एक्सेसरीज ओवर देयर और उसको सेल आउट करें, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कि वो अपनी चीजें लेके आए, मतलब फ्रूट लाएं, वेजिटेबल्स लाएं, चिकन लाएं, वटेवर, सब्जियां लाएं, जो मर्जी लेके आए, लाके वहां पे स्टॉल लगाएं, आपको बैठने को एक जगह मिल गई है, और उस जगह को यूटिलाइज करते हुए वहां पे अपनी चीजें बेचें। क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है कि उस एरिया के अंदर लोग जब आके बैठेंगे, उनको एक स्पेस मिल जाएगी, तो डेफिनेटली दे कैन अर्न समथिंग फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये लोगों के अंदर इतनी होनी चाहिए कि हम अपनी रिज़्क को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए, ये रास्ते अडॉप्ट करें। जब तक रास्ते नहीं अडॉप्ट करेंगे तब सब कुछ कर लिया, चले नौकरी भी मिल गई, महंगाई का तूफान जो है इसका क्या करेंगे? इस पे तो गरीब का बस नहीं चलता, ये तो गवर्नमेंट ने कम करना है। नहीं, वो तो आपकी बात वो भी सही है, मैं मानती हूँ आपकी बात कि गवर्नमेंट ने कम करना है, लेकिन गवर्नमेंट के खजाने जब खाली करके हमें दिए गए हैं, जब हमारे रुपए की वैल्यू, जैसे अभी खान साहब 2.5 साल के करीब होने वाला है, आप खजाने भरे ना, कब भरेंगे? गवर्नमेंट गुजरने के बाद भरे जाएंगे। भाई अब ये भी तो देखे ना कि ये कोरोना ने हमारे 8 से 9 महीने तो इसने जाया कर दिए, दिसंबर से लेकर टिल अब कौन सा महीना जा रहा है, नवंबर, अक्टूबर एंड हो रहा है। आने वाले जो 2 साल होंगे, कोरोना कोई दोष दिया जाएगा उसको? नहीं, कोरोना का दोष नहीं। आपको पता है कि बेसिक प्रॉब्लम्स ही ये आई है जब हर चीज बंद हो गई है। तो खान साहब ने देखिए जिस तरह शेल्टर होम्स प्रोवाइड किए हैं, लोगों के रहने के लिए जगह प्रोवाइड की है, खाने के लिए प्रोवाइड की है, ये सब जितना गवर्नमेंट कर सकती है गवर्नमेंट करती जा रही है। और इसके बावजूद भी फुटपाथों पे सोने वालों की तादाद कम नहीं हुई आज? नहीं, वो कम तो नहीं हुई है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम होगी जरूर। अब गुर्बत ही इतनी उन चोरों ने कर दी हुई थी कि उन चोरों ने इतनी गुर्बत के बावजूद मुल्क का बेड़ा तबाह कर दिया हुआ था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम लगना है। खान साहब उसको लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगी कि उस नेक ईमानदार बंदे का साथ जब तक हम देंगे नहीं,
तो तब तक हम इस चीज के ऊपर ओवरकम नहीं कर सकेंगे। और हम लोग दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी अवाम खान साहब के साथ है। अच्छा, ये तो नहीं होगा कि 2 साल बाद फिर कहा जाए कि कोरोना था, ये मसले थे, जल से जुलूस थे, काम नहीं करने दिया गया, हमें दोबारा 5 साल दिए जाएं, हम मुल्क को बेहतर कर देंगे? क्योंकि आने वाले इलेक्शंस में नारे ये मैं एक नहीं, तमाम पार्टियों की तरफ से यही लगाए जाते हैं। क्या कहेंगी आप? जी, वो तो हर जब भी इलेक्शन शुरू होते हैं या इलेक्शन की कैंपेनिंग स्टार्ट होती है, एज यू नो के हर दफा ही ये तमाशे होते हैं। ये तमाशा वैसे होता तो झूठा है, होता है, एक दूसरे पे झूठा ही लगाते हैं। इसका मतलब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी झूठा तमाशा? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठा तमाशा नहीं है, वो रियलिटी बेस्ड काम कर रही है, ठीक है। और आपको नजर भी आ रहा है, नजर आ रहा है मैडम, महंगाई बहुत ज्यादा है, नजर आ रहा है, दाल की कीमत ज्यादा हो गई है, चीनी की कीमत ज्यादा हो गई है, चिकन जो है वो महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई हैं, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, नौकरियां नहीं मिल रही, 1 करोड़ नौकरी नहीं मिल रही, 50 लाख घर नहीं मिल रहे, 100 दिन का प्लान तश्कील नहीं दिया गया। अब देखिए जखीरा जो जिन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, अब वो आपके सामने ही है कि जिन्होंने, अब गंदम जो है कि हम इंपोर्ट करके उसके ऊपर उसको रेट कम करके हम दे रहे हैं, तो जो हमारी अपनी यहाँ की गंदम थी, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इस दफा बारिशें इतनी ज्यादा हुई हैं कि गंदम जो है वो उसका बहरान आ गया, लेकिन ये कि जिन्होंने स्टोरेज की हुई वो क्यों नहीं निकालते? अच्छा मैडम, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक्स को सबसे पहले देखा जाता है। बेसिक नीड क्या है मेरी? मैं अपनी बात करूंगा, मेरी बेसिक नीड क्या है? मेरी बेसिक नीड सबसे पहले होगी कि मुझे 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी मिले, उसके बाद होगी कि मुझे कपड़े मिले अच्छे, उसके बाद होगी कि मुझे अच्छा रहने के लिए मकान मिल जाए। ये 3 बेसिक नीड जब पूरी नहीं होगी और पूरे माशरे में क्या कुछ चल रहा है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं। हनान, इससे मेरा जहां तक है कि मेहनत भी इंक्लूडेड इन दिस। अगर हम मेहनत नहीं करते तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता। चलें जी, हम सामा साहबा से भी इस हवाले से पूछ लेते हैं, आपका क्या व्यू है इस चीज पे? कुछ व्यू देना चाहेंगी आप? व्यू मैं यही देना चाहूंगी कि जैसे एंड पे इन्होंने कहा कि मेहनत इट्स अ बिग थिंग। अगर आपको कुछ आपके उसमें है जोश, जज्बा कि यस आई कैन डू इट, देन वी कैन डू इट। अच्छा, इसका मतलब है जी मुझे मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत करेंगे किस जगह पे? सपोज एक मुलाजमत मिलेगी तो अपने आप को निखारने के लिए उसमें मेहनत की जाएगी। अगर मुलाजमत ही नहीं मिलेगी, मेहनत कैसे की जाए? क्या किया जाए? ईंटें उठा के छत पे चढ़ाई जाए या छत से ईंटें उतार के नीचे लाई जाए? मेहनत कैसे करे बंदा? नहीं हनान, मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे हमने लोअर तबके से हम जब देखते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया है कि हम वहां पे अगर स्टॉल लगाएं, कोई 30-35 फैमिलीज जो हैं, दे कैन कवर देम, वो कवर कर सकती हैं। हार्ड वर्किंग इज वेरी नेसेसरी। अच्छा, वैसे आने वाले दिनों के अंदर आपको महंगाई कम होती हुई नजर आती है? इंशाल्लाह होगी, जरूर होगी। कैसे होगी? क्योंकि एक तो ये कि हम अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना शुरू हो गए हुए हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि देखिए बेसिक चीज जो है वो हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान में अगर हम उसकी तरफ तवज्जो दें और उसकी तरफ उसको अप टू द मार्क करें तो डेफिनेटली वी विल टेक अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा, कारोबार के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। कारोबारी तबका लोग जो हैं वो काफी गवर्नमेंट से परेशान भी हैं। उनका कहना है कि टैक्स की पॉलिसियां इनकी ठीक नहीं है। मुत्तफिक हैं आप? नहीं, उसकी वजह ये है कि आप खुद देखें, ये जो एक्सपोर्ट का है, गारमेंट्स का है और टेक्सटाइल सेक्टर है, इनको कितना फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ने। अगर अब भी ये बात कहें कि इनको फैसिलिटेट नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये राइट। लेकिन एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि बिजली का रेट जब बढ़ जाता है उससे उनका प्रोडक्ट भी महंगा होता है, और आलमी मंडी के अंदर जब प्रोडक्ट उनका दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट से महंगा हो तो परचेजिंग बढ़ जाती है दूसरी कंट्रीज की, उससे एक्सपोर्ट में कमी आती है। एक्सपोर्ट में कमी आई, कारोबारी तबका मुतासर हुआ, कारोबारी तबका मुतासर हुआ तो मैशियत कमजोर हुई, मैशियत कमजोर हुई तो तरक्की की राह में रुकावटें बनना शुरू हो जाती। देखिए, इसमें टैक्सेस में भी तो उनको रिलीफ मिली है। अगर देखा जाए तो कंपनसेट उधर से हो चुका हुआ है। अगर वो इस चीज को रियलाइज करें तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है और ये कंपनसेट हो चुका हुआ है और टैक्सेस में उनको रिलीफ मिल चुकी है। क्या समझते हैं ये जो पीडीएम चल रहा है आजकल, जैसे जुलूस चल रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपने देखा नहीं कैप्टन सफदर को अरेस्ट भी कर लिया। चलें जी, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि वोट की ताकत किस पार्टी के साथ होगी। ये अवाम ही है जो किसी ना किसी को
जो जितवा के वजीर आजम की सीट पे विराजमान किस पार्टी को करवाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बहुत शुक्रिया तमन्ना साहब आज के शो में आने के लिए। साइमा आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान अदनान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।